अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर। दिस चैप्टर इज नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये रिसेंटली ऐड हुआ है सिलेबस के अंदर आपके। तो ये एक नया चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है अनएम्प्लॉयमेंट। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिलेस। ओके, तो फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ये अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। ठीक है, तो फर्स्ट आई विल मेंशन द डेफिनेशन दैट व्हाट इज दिस अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, पहले हम लोग डेफिनेशन लिख देते हैं कि यार ये अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। तो याद रखना, वो बंदा जो काम करना चाहता है लेकिन काम नहीं कर पा रहा क्योंकि जॉब अवेलेबल नहीं है, वो अनएम्प्लॉयड होगा। तो मैं इधर लिखूं पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, पीपल हु आर विलिंग टू वर्क बट कैन नॉट फाइंड वर्क, बट कैन नॉट फाइंड वर्क ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स। ठीक है, अनएम्प्लॉयड कौन है भाई? अनएम्प्लॉयड वो बंदा है जो काम करना चाहता है लेकिन काम नहीं कर पा रहा क्योंकि जॉब अवेलेबल नहीं है। ठीक है, याद रखना। अनएम्प्लॉयड कौन है भाई? अनएम्प्लॉयड वो बंदा है जो काम करना चाहता है लेकिन काम नहीं कर पा रहा क्योंकि जॉब अवेलेबल नहीं है। अब सुनना मेरी बात। एक बच्चा है, एक बच्चा है जिसने बीबीए एमबीए कर लिया है लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रही, या फिर जिस मुल्क में वो रहता है वहां पर अब वो क्वालिफिकेशन ही खत्म हो गई है। तो क्या वो बंदा अनएम्प्लॉयड काउंट होगा या नहीं होगा? जी, वो बंदा अनएम्प्लॉयड काउंट होगा क्योंकि वो काम करना चाह रहा है, वो जॉब ढूंढ रहा है लेकिन उसको जॉब मिल नहीं रही है, तो वो अनएम्प्लॉयड है। क्या एक थीफ, एक चोर, क्या वो अनएम्प्लॉयड है? क्या एक थीफ, क्या एक चोर वो अनएम्प्लॉयड है? भाई वो अनएम्प्लॉयड नहीं है, वो चोरी करके पैसे कमा रहा है। वो काम ही नहीं करना चाहता तभी तो वो चोरी कर रहा है। तो अनएम्प्लॉयड वो बंदा है जिसकी दिल में नियत है कि उसको काम करना है और वो काम ढूंढ भी रहा है, लेकिन अगर उसको फिर काम नहीं मिल रहा तो फिर वो अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में काउंट होगा। ठीक है, अब सर अनएम्प्लॉयमेंट रेट को निकालने का एक फॉर्मूला है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को निकालने का एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है सर? अगर कंट्री के अंदर आपको ये निकालना हो कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फॉर्मूला है। और वो फॉर्मूला क्या है सर? अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फॉर्मूला क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फॉर्मूला है टोटल लेबर फोर्स, टोटल लेबर फोर्स अपॉन अनएम्प्लॉयड फोर्स इंटू 100। सर अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फॉर्मूला क्या है? टोटल लेबर फोर्स अपॉन अनएम्प्लॉयड फोर्स इंटू 100। तो हमारे पास क्या आ जाएगी? अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ जाएगा। सही है। अच्छा, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो कंट्री के अंदर टोटल लेबर फोर्स है ना, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो कंट्री के अंदर टोटल लेबर फोर्स है वो है 200 मिलियन। ठीक है, और इसमें से जो अनएम्प्लॉयड फोर्स है, वो लोग जो काम करना चाहते हैं लेकिन काम नहीं कर पा रहे, लेट सपोज वो है 35 मिलियन। तो अब मुझे ये निकालना है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो आपकी कंट्री के अंदर कितना है। तो टोटल लेबर, इस टोटल के अंदर, इस 200 के अंदर ये 35 भी शामिल है। आपको पता है टोटल के अंदर अनएम्प्लॉयड प्लस एम्प्लॉयड दोनों शामिल होते हैं। तो ये 200 अपॉन 200, सॉरी मैंने उल्टा फॉर्मूला लिख दिया, थैंक यू बॉस, मैंने उल्टा लिख दिया। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा, इस टोटल के अंदर दोनों शामिल है, एम्प्लॉयड भी शामिल है और अनएम्प्लॉयड भी शामिल है। तो ऊपर आ जाएगा अनएम्प्लॉयड फोर्स, फॉर्मूला मैंने करेक्ट कर दिया है। फॉर्मूला है अनएम्प्लॉयड फोर्स अपॉन टोटल लेबर फोर्स इंटू 100। तो यार ये जो अनएम्प्लॉयड फोर्स है ये है 35 मिलियन। सही है। 200 मिलियन में से 35 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनके पास नौकरी नहीं है। कितने में से? 200 में से। अच्छा, अब मुझे बताओ अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है अनस, कैलकुलेट कर देते हो? अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना आएगा?
अनएम्प्लॉयमेंट रेट आएगा 17.5%। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मुल्क में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 17.5% है, मतलब 17.5% लोग मुल्क में अनएम्प्लॉयड है। ठीक है। अच्छा, अब आप याद रखना, इस टोटल लेबर फोर्स में दोनों आ जाएंगे, हाँ, एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स, सही है। इस टोटल टोटल के अंदर दोनों आ जाएंगे, ठीक है। सही है भाई। अच्छा, तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि यार क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयड वो बंदा होता है जो काम करना चाहता है लेकिन काम नहीं कर पा रहा क्योंकि जॉब अवेलेबल नहीं है। अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालना है, एमसीक्यू के अंदर आ जाता है या केस स्टडी के अंदर आ जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकाल के दो, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट को निकालने का फॉर्मूला क्या है? अनएम्प्लॉयड फोर्स अपॉन टोटल लेबर फोर्स इंटू 100। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि यार अनएम्प्लॉयमेंट कितनी टाइप्स की होती हैं? सर, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कितनी टाइप्स की होती हैं? अनएम्प्लॉयमेंट है ना, बहुत सारे टाइप्स की हैं। अब हमें एक एक करके डिस्कस करना पड़ेगा कि कौन कौन सी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होती है। ठीक है। अब सर, जो पहली अनएम्प्लॉयमेंट होती है ना, जो पहली अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसका नाम होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। सर, पहली अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? पहली अनएम्प्लॉयमेंट का नाम है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब याद रखना, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट तब अगर होगी, दिस अकर्स when people leave their job either voluntarily. This occurs when people leave their job either voluntarily, comma, are made sacked. sacked का मतलब होता है डिसमिस करना, निकाल देना। ठीक है। और मेड रिडंडेंट। ठीक है। अब सुनना एग्जाम्पल से। देखो, याद रखना, पहली जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका नाम है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट तब अगर होगी जब बंदा अपनी जॉब वॉलेंटैरिली, अपनी मर्जी से छोड़ दे, या तो फिर उसको डिसमिस कर दिया जाए, या तो फिर वो जॉब खपत खत्म हो जाए। तो वॉलेंटैरिली का मतलब है कि यार आज मेरा दिल हुआ, मैंने बोला बस यार अब मैंने बहुत जिंदगी में पढ़ा दिया, मैंने बहुत काम कर लिया, अब मैं अपनी बाकी जिंदगी लोगों के नाम कर रहा हूँ। मैं जेडीसी बन जाता हूँ, मैं अली शेखानी बन जाता हूँ, मैं कोई सैलानी एदी चीपा कुछ भी बन जाता हूँ, और मैं लोगों की अब से खिदमत करूंगा। तो मैं फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड हूँ, मैंने अपनी मर्जी से वॉलेंटरी काम के लिए, सोशल वर्क के लिए नौकरी छोड़ दी। या तो फिर मुझे निकाल दिया गया। अब मुझे निकाला क्यों गया होगा, डिसमिस क्यों करा होगा? क्योंकि मेरा काम पे नेगेटिव एटीट्यूड था। मैं जब ऑफिस में घुसता था तो मैं इतना बड़ा बदमाश था कि जब एक बंदा, मैं जैसे ही ऑफिस में घुसता था ठक ठक सबको चमाटे मारते हुए जाता था। और जब मैं ऑफिस में घुसता था तो 10 बजे की नौकरी में मैं 12 बजे घुसता था। और सेठ को बोल रहा हूँ माई लाइफ माई रूल्स, निगाह। तो उसने मेरे को बोला बेटा तू चला जा, तू यहाँ से दफा हो जा। तो उसने मुझे निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्योंकि मेरा नेगेटिव एटीट्यूड था काम की तरफ। या तो फिर मुझे रिडेंडेंट कर दिया जाए, जैसे कि जो प्रिंटर है ना वो कोविड के वक्त निकाला नहीं गया था, हर चीज ऑनलाइन हो गई थी। तो प्रिंटर इसलिए अनएम्प्लॉयड हुआ क्योंकि उसकी जॉब खत्म हो गई, तो ही वॉज मेड रिडेंडेंट। तो आई मेड यू क्वाइट क्लियर अबाउट द डिफरेंस बिटवीन डिसमिसल एंड रिडेंडेंसी। रिडेंडेंसी होती है जब वो जॉब खत्म हो जाए, डिसमिसल होती है जब वो आपको उस जॉब से निकाल दिया जाए आपके नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से। तो सर, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कब होगी? जब बंदा या तो अपनी जॉब वॉलेंटरीली छोड़ दे, या तो डिसमिस कर दिया जाए, या तो रिडेंडेंट कर दिया जाए, या तो फिर ही इज, ये तब भी होता है ही व्हेन ही इज लुकिंग फॉर अ बेटर पेड जॉब। ठीक है। ये तब भी होता है जब वो अपनी एग्जिस्टिंग नौकरी को छोड़ देता है ये सोच के कि यार इतने की तो मेरी वर्थ नहीं है, मुझे इतनी पैसे नहीं मिल रहे। तो अगर वो अपने लिए एक अच्छी पे वाली जॉब ढूंढ ही रहा होता है कंटिन्यूसली, तो फिर वो फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड है। ठीक है। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? जब बंदा वॉलंटरीली जॉब छोड़ दे, या तो फिर उसको निकाल दिया जाए, या तो उसको रिडेंडेंट कर दिया जाए, या तो फिर वो कोई बेटर पेड जॉब ढूंढ रहा हो। ठीक है। अच्छा, तो खैर मैं आपको
ये जो बताया था ना आपको कि एक बंदा जब अपने लिए कोई बेटर पेड जॉब ढूंढ रहा होता है, मतलब वो अपनी पहली जॉब के ऑफर डिनाई कर देता है, इस अनएम्प्लॉयमेंट को सर्च अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस अनएम्प्लॉयमेंट को सर्च अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, ठीक है। इस अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कहते हैं? इस अनएम्प्लॉयमेंट को सर्च अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। अब जो आपकी दूसरी अनएम्प्लॉयमेंट है ना, उसका नाम है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सर आपकी जो दूसरी अनएम्प्लॉयमेंट है, इसका नाम है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब आप याद रखना, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट तब होगी जब आपका सीजन चेंज हो जाए। जैसे कि समर टू विंटर हो गया, ठीक है। तो मैं इधर लिखूं, दिस अकर्स व्हेन द सीजन ऑफ द ईयर, दिस अकर्स व्हेन द सीजन ऑफ द ईयर चेंजेस। ये तब अगर होती है जब सीजन चेंज हो जाएगा। जैसे कि समर टू विंटर सीजन, ठीक है। जैसे कि समर टू विंटर सीजन, ठीक है। जैसे कि कौन सा सीजन हो गया? समर से विंटर हो गया, सही है। अब सुनना मेरी बात गौर से। एग्जाम्पल ले लो आप, एग्जाम्पल ले लो आप, ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स का काम सर्दियों में चलता है, गर्मियों में वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। सूप, सूप का जो काम है वो भी सर्दी में चलता है, गर्मी में ये लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। मैंगो 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 फ्रूट जो है वो गर्मियों में मिलता है, तो विंटर में वो लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं, क्योंकि हार्वेस्टिंग टाइम होता है, हार्वेस्टिंग पीरियड होता है, सही है। तो इसको अनएम्प्लॉय सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? दिस इज व्हेन द डिमांड फॉर वर्कर, दिस इज व्हेन द डिमांड फॉर वर्कर, दिस इज व्हेन द डिमांड फॉर वर्कर फ्लक्चुएट्स अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ द ईयर, ठीक है। फ्लक्चुएट्स अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ द ईयर, ठीक है। सेट है भाई। देखो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें थोड़ा सा थ्योरी ज्यादा है, इसमें डायग्राम्स नहीं है इतनी ज्यादा, थियोरेटिकल चैप्टर्स अब रहते हैं खाली, ठीक है। तो भाई सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? जब इंडस्ट्री का सीजन चेंज हो जाए तो डिमांड फॉर वर्कर जो है ना, वर्कर की डिमांड है ना, वो फ्लक्चुएट होती रहती है टाइम के साथ साथ। एग्जाम्पल ने आपको समर टू विंटर दे दी, ठीक है। अब मैं चलता हूँ अगली अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ, और अगली अगली अनएम्प्लॉयमेंट है, उसका नाम है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। सर जो अगली अनएम्प्लॉयमेंट है, उसका नाम है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो यार ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? व्हेन देयर इज अ चेंज, व्हेन देयर इज अ चेंज, व्हेन देयर इज अ चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री, ठीक है। जब इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, सही है। व्हेन देयर इज अ चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री, तो कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट होती है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। सर इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर चेंज होने से क्या मतलब है? जैसे कि आजकल के दौर में मशीन्स, इनोवेशन इनोवेशन ज़्यादा हो गई है, तो लेबर टू कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस ऑटोमेशन की तरफ चले गए हैं, बिजनेसेस कैपिटल इंटेंसिव हो चुके हैं, तो जो आपकी लेबर है वो अनएम्प्लॉयड हो चुकी है, ठीक है। तो किसकी तरफ गए हैं? ऑटोमेशन की तरफ। तो यार स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? जब इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर चेंज होता है, जैसे कि लेबर से कैपिटल इंटेंसिव की तरफ जा रहे हो, ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, तो जो वर्कर पहले काम करते थे वो अब अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, क्योंकि अब मशीन का यूज ज्यादा हो गया है। अब इस स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर भी बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट है। जैसे कि एक अनएम्प्लॉयमेंट है रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि एक है रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसको मैं फोर्थ का नाम दे देता हूँ। जैसे एक और अनएम्प्लॉयमेंट है, उसका नाम है रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अब ये सुनना भाई। देखो याद रखना, रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट तब होगी, इट अकर्स, इट अकर्स व्हेन
डिमांड फॉर सर्टेन इंडस्ट्रीज, डिमांड फॉर सर्टेन इंडस्ट्रीज डिक्लाइन, declines in a particular, declines in a particular area of the country, area of the country. एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, गोल्ड माइनिंग इन साउथ अफ्रीका, गोल्ड माइनिंग इन साउथ अफ्रीका। ठीक है। अब देखो रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट तब अगर होगी जब सर्टेन इंडस्ट्री की है ना डिक्लाइन एक पर्टिकुलर एरिया में कम हो जाए, जैसे कि साउथ अफ्रीका में गोल्ड माइनिंग होती है, तो अगर गोल्ड की डिमांड कम हो जाए तो रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि वो पूरा अफ्रीका आपको पता है गोल्ड माइनिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, पूरा का पूरा अफ्रीका गोल्ड माइनिंग, और इनके पास एक शहर है जिसका नाम है केप टाउन, वो सिर्फ टूरिज्म के ऊपर चलता है। बाकी पूरा का पूरा अफ्रीका टोटल उसकी जितनी इनकम है वो सारी की सारी गोल्ड माइनिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर गोल्ड की डिमांड दुनिया में कम हो जाए तो रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट अफ्रीका में क्रिएट होगी, तो वो लोग, वो वर्कर्स जो गोल्ड माइनिंग में इन्वॉल्व हैं, वो सारे के सारे अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कहते हैं? रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। अब अगली है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी स्ट्रक्चरल का पार्ट है ना, कि इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है ना भाई। सही है। तो एक और अनएम्प्लॉयमेंट है जिसका नाम क्या है? टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। अब सवाल ये है कि यार ये टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अब ये तब अगर होती है जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ जाए, बिजनेसेस ऑटोमेशन की तरफ चले जाएं, जैसे कि आजकल के जमाने में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें आ गई हैं, तो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गई है कंट्री के अंदर। तो मैं क्या लिखूंगा? दिस अकर्स when people are, this occurs when people are out of job, this occurs when people are out of job due to introduction of, due to introduction of, due to introduction of labor saving techniques, due to labor saving techniques। बेस्ट एग्जाम्पल, इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है ड्रोन्स एंड रोबोट्स डिलीवरिंग, डिलीवरिंग फूड। ठीक है। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट की सबसे अच्छी एग्जांपल क्या है भाई? टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट की सबसे अच्छी एग्जांपल है कि ये तब अगर होती है जब लेबर सेविंग टेक्निक्स यूज हो जाएं, और जब ड्रोन्स और रोबोट्स की सबसे अच्छी एग्जांपल है कि ड्रोन्स और रोबोट्स है ना फूड को डिलीवर कर रहे हैं दुबई के अंदर। किधर डिलीवर कर रहे हैं? दुबई के अंदर डिलीवर कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कौन सी है, मैं एक मिनट को देख के बताता हूँ, कौन सी कंपनी है जो फूड को डिलीवर कर रही है। कीता करके एक कंपनी है, कीता, KEETA, कीता करके एक कंपनी है जो कि दुबई के अंदर ड्रोन्स के थ्रू फूड डिलीवर कर रही है। कीटा करके एक कंपनी है। ठीक है। कीटा करके एक कंपनी। सही है। तो आपको मैंने क्या बताया? आपको मैंने बताया कि
टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट कब अगर होगी, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट तब अगर होगी जब लेबर सेविंग टेक्निक्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगी, जब रोबोट्स और ड्रोन्स को फूड डिलीवर करने में यूज करा जाएगा, ठीक है। फिर एक और अनएम्प्लॉयमेंट होती है जिसका नाम है इंटरनेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, ये आपके कोर्स में रिसेंटली ऐड हुई है। ये आपके कोर्स में रिसेंटली ऐड हुई है। इंटरनेशनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ठीक है। ये कब होता है, दिस अकर्स दिस अकर्स व्हेन पीपल lose their jobs this occurs when people lose their jobs as they switch from domestic uh, as uh, as demand switches sorry as demand switches from as demand switches from domestic industries as demand switches from domestic industries to more competitive competitive foreign industries to more competitive फॉरेन इंडस्ट्रीज, ठीक है। क्या बोला आपको भाई, इंटरनेशनल अनएम्प्लॉयमेंट तब अगर होगी जब क्या कहते हैं, इंटरनेशनल अनएम्प्लॉयमेंट तब अगर होगी जब लोग अपनी जॉब लूज कर देते हैं, क्योंकि जो आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री की डिमांड है ना वो स्विच हो जाएगी। इसके सबसे अच्छी एग्जांपल देता हूं, यूके स्टील इंडस्ट्री यूके स्टील इंडस्ट्री टू चाइना स्टील इंडस्ट्री, ठीक है, टू चाइना स्टील इंडस्ट्री। सही है। एक ये एग्जांपल हो सकती है कि भाई चाइना यूके से अच्छी स्टील बना रहा है, इसलिए लोग यूके की चाइना से स्टील खरीदना चाह रहे हैं, तो इससे इंटरनेशनल अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। एक और भी हो सकती है, एचईसीए वर्कर्स इन यूके टू मिडल ईस्ट, ठीक है। अरब कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, मिडल ईस्ट की। भाई पहले एसीसीए एक तो यूके की क्वालिफिकेशन है, और जो बंदा एसीसीए करता था वो यूके में पाउंड्स में कमाता था, तो हमारे घर वाले सारी जिंदगी हमें यही कहते थे कि यार एसीसीए कर लो, एसीसीए कर लो, उसमें ज्यादा तनख्वाह है। लेकिन अब जो मिडल ईस्ट कंट्री हैं, दुबई, सऊदी अरब, कतर, बहरेन, ओमान, ये सारी की सारी कंट्रीज एक एसीसीए वर्कर को यूके से ज्यादा पैसे पे कर रही हैं। तो ये इंटरनेशनल अनएम्प्लॉयमेंट है कि डिमांड जो है ना वो यूके से स्विच होकर मिडल ईस्ट की तरफ चली गई है। तो मैंने आपको कितनी अनएम्प्लॉयमेंट्स बताई हैं। मैंने आपको बताया भाई फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट तब अगर होगी जब बंदा वॉलेंटरीली जॉब छोड़ दे, या फिर उसको डिसमिस कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, उसको रिडंडेंट कर दिया जाए। सर्च एम्प्लॉयमेंट तब होगी जब बंदा पहली ऑफर को रिफ्यूज कर देता है, ये सोच के कि उसको एक बेटर पेड अच्छी पैसों वाली जॉब मिल जाएगी। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट तब होगी जब इंडस्ट्री का सीजन चेंज हो जाता है, जैसे कि समर से विंटर, और क्या कहते हैं इसकी वजह से डिमांड फॉर वर्कर फ्लक्चुएट होती है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट तब होती है जब इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर चेंज होता है, लेबर से कैपिटल इंटेंसिव ऑटोमेशन की वजह से। रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट तब होती है जब इंडस्ट्री का क्या कहते हैं रीजन रीजन में चेंज आता है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि यार अगर गोल्ड की डिमांड कम हो जाए तो कंट्री में रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, सही है। फिर मैंने आपको बताया टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट तब होगी जब पीपल आउट ऑफ जॉब हैं, क्योंकि नई लेबर सेविंग टेक्निक्स यूज हो गई हैं, जैसे कि ड्रोन्स और रोबोट्स को फूड डिलीवर करने में दुबई में बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। इंटरनेशनल अनएम्प्लॉयमेंट कब होगी, जब पीपल अपनी जॉब छोड़ देते हैं, लोग अपनी जॉब लूज कर देते हैं, सॉरी, लोग अपनी जॉब लूज कर देते हैं, क्योंकि जो डिमांड है वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री से स्विच होके मोर कॉम्पिटेटिव फॉरेन इंडस्ट्री की तरफ चले जाती है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट है, अब वो करवा रहा हूँ, अब गौर से देखना हाँ भाई, अब गौर से देखना, एक सबसे इंपॉर्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट करवा रहा हूँ। और जो सबसे इंपॉर्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट है ना उसका नाम है डिमांड डेफिशिएंट डिमांड डेफिशिएंट और सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट करा रहा हूं ना उसका नाम है डिमांड डेफिशिएंट और सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो, डिमांड डेफिशिएंट और सिक्लिकल का मतलब एक ही है, देखो याद रखना, डिमांड डेफिशिएंट
वो अनएम्प्लॉयमेंट है जो डिपेंड करती है एग्रीगेटेड डिमांड के ऊपर। और सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट है जो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इकोनॉमिक साइकिल के ऊपर। क्या बोला आपको सर? सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट है जो इकोनॉमिक साइकिल के ऊपर डिपेंडेंट है, और डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट वो है जो ईडी के ऊपर डिपेंडेंट है ना। तो मुझे एक बात बताओ, इकोनॉमिक साइकिल के मुताबिक इकोनॉमिक सिचुएशंस दो ही होती हैं जो एक कंट्री फेस करता है। वो कितनी इकोनॉमिक सिचुएशंस फेस करता है? दो फेस करता है। एक कौन सी होती है? एक होती है बूम और एक होती है रिसेशन। ऐसा ही है भाई। तो हमने वाईईडी में पढ़ा था, हमने वाईईडी में पढ़ा था ये, कि इकोनॉमिक सिचुएशन दो होती हैं, एक होती है बूम, एक होती है रिसेशन। तो मुझे यार बताओगा कोई बच्चा, सर इकोनॉमिक सिचुएशन दो हैं, एक है बूम एक है रिसेशन। तो यार बूम में लोगों की इनकम ज़्यादा होती है, बूम में लोगों की इनकम ज़्यादा है, तो लोग कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे जिससे एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ जाएगी, जिससे प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा, वो प्रोडक्शन बढ़ाएगा जिससे डिमांड फॉर लेबर बढ़ जाएगी, और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आपकी कम हो जाएगी। तो आपने बोला मुझे कि सर बूम के वक्त लोगों की इनकम ज़्यादा होती है तो मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, सही है? बूम के वक्त लोगों की इनकम ज़्यादा होती है तो मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। सर रिसेशन के वक्त लोगों की इनकम कम होती है तो लोग कंजम्पशन भी कम करते हैं जिससे एग्रीगेटेड डिमांड कम होती है, जिससे प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा, तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कम करेगा जिससे डिमांड फॉर लेबर कम होगी, और कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाएगी। तो सीखा ये मैंने कि यार सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट वो है जो इकोनॉमिक साइकिल के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर इकोनॉमी बूम में है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, अगर इकोनॉमी रिसेशन में है तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी। अब मुझे एक बात बताओ, डिमांड डेफिशिएंट वो अनएम्प्लॉयमेंट है जो एडी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अभी हमने देखा भाई, जब एग्रीगेटेड डिमांड ज़्यादा होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आपकी कम है, और जब एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी तो इसका मतलब है कि अब आपकी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़्यादा है। ठीक है? तो ये है आपकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट, और इस अनएम्प्लॉयमेंट ये इन सारी अनएम्प्लॉयमेंट में जो सबसे बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट है ना वो यही वाली है। और इसको सॉल्व करने के लिए फिर गवर्नमेंट को पॉलिसीज भी यूज करनी पड़ती हैं। ठीक है? अच्छा, अगली चीज है स्टॉक एंड फ्लो ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है? अब गौर से सुनना। A stock is measured at a particular time period where a flow is measured over time. The level of unemployment and the unemployment rate shows unemployed at a particular time period. They are a snapshot of unemployment at a certain point in time. They do not show the exact situation as people move into and out of unemployment. ये जो स्टॉक एंड फ्लो ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है ना, स्टॉक मेजर होता है पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर, ठीक है? और ये जो फ्लो है ना ये ओवर टाइम मेजर हो रहा होता है। स्टॉक और फ्लो ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में स्टॉक जो है वो बार बार मेजर करा जा रहा होता है, और फ्लो जो है ना वो ओवर टाइम मेजर करा जा रहा होता है। और ये कह रहा है कि वो लोग जो अनएम्प्लॉयड होते हैं फिर एम्प्लॉयड होते हैं, तो ये जो स्टॉक और फ्लो है ना ये एग्जैक्ट नहीं शो करता, ये एग्जैक्ट शो कभी भी नहीं करता, ये कह रहा है। ठीक है? The number of people unemployed may stay the same over a period of months. This does not necessarily mean that it is the same people, because some workers will have become more unemployed over the time period, while others will have find jobs or will have left the labor force. ये कह रहा है ये सेम नहीं रह सकता, क्योंकि कुछ लोग बहुत लंबे टाइम के लिए अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, कुछ लोगों को जॉब्स मिल जाएगी, कुछ लोग डिमोटिवेट होकर छोड़ देंगे। तो इसलिए कह रहा है स्टॉक और फ्लो ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं एम्प्लॉयड हो रहे हैं वो एग्जैक्ट नहीं पता चल सकता कभी भी। One reason why some people leave their labor force is because they become discouraged workers, giving up on the chance of finding a job. बहुत सारे लोग नौकरी इसलिए भी छोड़ देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि नौकरी मिल ही नहीं सकती हमें। ठीक है? अब ये कुछ रीजंस आपके सामने लिखे हुए हैं कि लोग अनएम्प्लॉयमेंट को एंटर और लीव क्यों करते हैं। ठीक है? द मेन रीजंस why people may enter and why they may leave the state of unemployment are shown in figure 19.3. अब यार एक बच्चे ने स्कूल को लीव कर दिया है, लेफ्ट स्कूल और यूनिवर्सिटी, मेड रिडेंडेंट, voluntarily left job, improved health, stopped being a homemaker, migrated into the other country। सही है?
ये सारे रीजन है जिसकी वजह से एक बंदा क्या हो रहा है बताओ। एक बंदा एम्प्लॉयड हो रहा है, अनएम्प्लॉयड हो रहा है, बताओ। ये सारे वो रीजंस हैं जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट के स्टेट में बंदा एंटर हो रहा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट के स्टेट में बंदा एंटर क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, उसने अपनी स्कूल और यूनिवर्सिटी छोड़ दी है। वो पढ़ लिख के फारिग हो गया, वो नौकरी ढूंढ रहा है ना, तो उसको नौकरी मिली तो नहीं है, तो वो अनएम्प्लॉयड होगा। या तो उसको रिडेंडेंट निकाल दिया, रिडेंडेंट कर दिया हो, वो जॉब खत्म हो गई हो। जैसे भाई पढ़ाई खत्म हो जाए, सही है। जैसे आपको पता है एसीसीए का जो पेपर है वो प्रैक्टिकल पेपर हो गया। प्रैक्टिकल पेपर का मतलब है कि लाइव चीजें सिखाओ। वॉलेंटरी लेफ्ट जॉब छोड़ दी, तफरी में ऐसे ही मस्ती हो रही थी तो छोड़ दी, या उसकी हेल्थ इंप्रूव हो गई इस वजह से छोड़ दी, सही है। और स्टॉप बीइंग अ होम मेकर, उसने बोला यार अब मैं घर घर जाके काम नहीं करूंगा, इसलिए भी अनएम्प्लॉयड हो गया, दूसरी कंट्री में माइग्रेट हो गया, वहां पे नौकरी नहीं मिली, सही है। अच्छा, कुछ लोग अनएम्प्लॉयमेंट से बाहर चले जाएंगे क्योंकि वो हायर एजुकेशन की तरफ चला गया, वो और पढ़ना चाह रहा है, तो वो अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में अब नहीं आएगा। उसको नौकरी मिल जाए वो भी अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में नहीं आएगा। बिकेम इल, अगर वो बीमार हो जाए, वो काम करने के लायक ही नहीं हो, डिसेबल हो जाए, तो फिर वो अनएम्प्लॉयड में काउंट थोड़ी होगा, वो अनएम्प्लॉयमेंट से हट जाएगा। बिकम अ होम वर्कर, होम मेकर, होम मेकर का मतलब है कि हाउस वाइफ बन जाए, घर के काम करे। पहले टीचर थी, तो अब वो अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में थोड़ी काउंट होगी, उसने तो अपना होम बेकिंग शुरू कर दी ना, घर वालों के लिए अपनी जिंदगी लगा दी। अब बिकम अ डिस्करेज वर्कर, डिस्करेज वर्कर कौन होता है? जो जॉब करना ही नहीं चाहता, या फिर वो इमिग्रेट हो जाए। ई वाली इमिग्रेशन का मतलब है उसको बाहर से एक्सपोर्ट कराओ, तो वो हमारी कंट्री में जॉब नहीं कर पा रहा हो। जैसे भाई पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग काम नहीं कर पाते, बोलते हैं यार ये क्या है, मतलब कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, जिसकी जब मर्जी हो वो आ रहा है, जिसकी जब मर्जी हो रही वो जा रहा है, जिसकी जब मर्जी हो रही वो चीज कर रहा है। तो ये कुछ रीजंस हैं जो आपको पता होने चाहिए कि लोग अनएम्प्लॉयमेंट में क्यों एंटर होंगे, क्यों लीव होंगे। दिस कैन कम इन योर एमसीक्यू पार्ट, राइट? ओके।